नमस्कार छात्राओं। पिछले वीडियो में हमने ग्राम या गांव की अवधारणा के बारे में चर्चा की थी। गांव किसे कहते हैं, गांव की क्या विशेषताएं होती है और भारत में किस प्रकार के गांव हैं, इन सब के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे नगर के बारे में। नगर, शहर, सिटी जिसे हम कहते हैं। जिस तरीके से आप गांव के बारे में पहले से परिचित हैं, जाहिर सी बात है नगर से भी आप पूर्णतः परिचित हैं। नगर क्या होता है, नगर किस प्रकार के एरिया को कहा जाता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। नगर जो है वो सिर्फ एक निवास स्थान नहीं माना जाता, बल्कि एक विशिष्ट पर्यावरण का सूचक होता है। अपने आप में जीवन जीने का एक विशिष्ट ढंग और एक विशिष्ट संस्कृति के सूचक के रूप में भी हम नगर को देख सकते हैं। बेसिकली ये माना जाता है कि नगर जो है इनका विकास कहीं ना कहीं गाँव से ही हुआ है। गाँव में धीरे धीरे जब यातायात के साधन विकसित होने लगे, संदेश वाहन के साधन विकसित होने लगे, उनके कारण और धीरे धीरे जब सुविधाएं विकसित होने लगी तो धीरे धीरे हम नगरों की तरफ बढ़ने लगे। चार्ल्स कूले इस बारे में कहते हैं कि नगरों की उत्पत्ति या नगरों का जन्म यातायात तथा संदेश वाहन के साधनों के जन्म और विकास के फलस्वरूप हुआ है। जिन स्थानों पर यातायात और संदेश के साधन के विकास की स्थिति अनुकूल थी, वहीं पर बड़े नगरों का जन्म हुआ है। इसी प्रकार एंडरसन कहते हैं कि नवीन आविष्कार और परिवर्तन नगरों की उत्पत्ति तथा विकास के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ये नगर ऐसे स्थान पर विकसित हो जाते थे जहां आर्थिक और भौगोलिक सुविधाएं काफ़ी मात्रा में उपलब्ध रहती हैं। यानी शहर जो है या नगर जो है वो गांव से बेटर फैसिलिटीज़, बेटर सुविधाओं वाले स्थान पर धीरे धीरे नगरों का विकास होता है। जहां औद्योगिक विकास हो रहा है, जहां संचार के साधनों का विकास हो रहा है, जहां वैज्ञानिक विकास हो रहे हैं, उन जगहों पर धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ। अब हम बात करेंगे नगर के अर्थ के बारे में। नगर या शहर हम सामान्यतः उसका अर्थ जानते हैं, परंतु परिभाषा के तौर पर देखें तो एक विद्वान है विल्कॉक्स, वो कहते हैं नगर वो स्थान है जहां मुख्य व्यवसाय कृषि न होकर कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित हैं। इसी प्रकार बर्गल कहते हैं नगर ऐसी संस्था है जहां के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हैं। यानी गांव को नगर से सेपरेट करने के लिए या एक डिफरेंशिएशन पैदा करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम ये समझें कि वहाँ का मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि ना होकर दूसरे अन्य मॉडर्न या आधुनिक व्यवसाय हैं। थियोडोरसन एक डिटेल्ड डेफिनेशन देते हैं नगर की। वो कहते हैं नगरीय समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें उच्च जनघनत्व, गैर कृषि व्यवसायों की प्रमुखता, जटिल श्रम विभाजन से उत्पन्न उच्च मात्रा का विशेषीकरण और स्थानीय सरकार की औपचारिक व्यवस्था पाई जाती है। यानी कुल मिलाकर थियोडोरसन जो है वो 4 प्रमुख विशेषताओं की बात कर रहे हैं। जनघनत्व ऊंचा होना चाहिए, कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय हो, श्रम विभाजन हो और स्थानीय सरकार की औपचारिक व्यवस्थाएं हो। आगे वो कहते हैं नगरीय समुदायों की विशेषता जनसंख्या की विभिन्नता, अवैयक्तिक एवं द्वितीयक संबंधों का प्रचलन और औपचारिक सामाजिक नियंत्रण पर निर्भरता आदि है। कुल मिलाकर थियोडोरसन ने अपनी डेफिनेशन में नगर की सभी प्रमुख विशेषताओं को सम्मिलित कर लिया है। नगर की विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें, जनसंख्या की बहुलता, एक अगर इन्हीं आधारों पर हम गांव और नगर को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से गांव अलग हैं और नगर अलग हैं। उन दोनों की विशेषताएं पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न हैं। जनसंख्या के आधार पर देखें तो शहरों में जनघनत्व अधिक पाया जाता है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यानी जो रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल एरिया है, उसमें रहने वाले लोगों की संख्या ग्राम की तुलना में शहरों में बहुत अधिक होती है। उसके बाद जनसंख्या में विभिन्नता भी होती है। यानी गांव में जो जनसंख्या एक जैसी ज़्यादातर रहती है, एक ही जाति के बहुलता होती है। नगरों में विभिन्न धर्मों के, मतों के, संप्रदायों के, अलग अलग जातियों प्रजातियों के, अलग अलग भाषा बोलने वाले अलग अलग प्रांतों के लोग रहते हैं।
इस कारण वहाँ पर जनसंख्या में विभिन्नता पाई जाती है। इन सभी लोगों का रहन सहन, प्रथाएं, परंपराएं, वेशभूषा सब कुछ भिन्न होता है। व्यवसायों की भी बहुलता होती है नगर में। गांव में हमने देखा कि कृषि प्रमुख व्यवसाय है, प्रकृति से जुड़े हुए व्यवसाय हैं। शहरों में व्यवसायों की बहुलता होती है, बहुत अनेक अनेक प्रकार के व्यवसाय, बहुत अलग अलग प्रकार के औद्योगिक जो काम धंधे होते हैं वो शहरों में उपलब्ध होते हैं। सर्विस सेक्टर जो होता है वो शहरों में ज़्यादा विकसित होता है, तो यहाँ व्यवसायों की बहुलता पाई जाती है। साथ ही साथ श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण भी पाया जाता है। श्रम विभाजन का मतलब होता है कार्यों का बंटवारा, यानी इतने सारे ऑक्यूपेशंस जो होते हैं उनको करने वाले लोग अलग अलग होते हैं, और जब एक ही प्रकार के लोग एक ही प्रकार के काम को निरंतर करते हैं तो धीरे धीरे उन्हें उनमें विशेषीकरण भी प्राप्त हो जाता है। तो श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण भी नगर की प्रमुख विशेषता है। द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है। गांव में हमने देखा प्राथमिक संबंध अधिक होते हैं, लोग स्वयं आपस में एक दूसरे को जानते हैं, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू नहीं, वो सब एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं। परंतु शहरों में क्योंकि जनसंख्या अधिक होती है, बहुत सारे कामों में लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके बीच में जो संबंध होते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते, यानी प्रत्यक्ष संबंध नहीं होते। हम इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे द्वितीयक लोगों से जुड़े हुए होते हैं, और यही कारण है कि ये संबंध जो है कई बार औपचारिक भी होते हैं। कृत्रिमता एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है नगरीय जीवन की, क्योंकि यहाँ पर गांव में हमने देखा कोई आडंबर नहीं होता, कोई बनावट नहीं होती, बहुत सरल सादा जीवन होता है, प्रकृति से उनकी निकटता होती है। परंतु नगरीय क्षेत्रों में दिखावा, बनावट, आडंबर, ये सारी चीज़ें हमें अधिक देखने को मिलती है। नगरीय क्षेत्रों में गतिशीलता भी अधिक होती है, यानी गांव के लोगों के कंपैरिजन में नगर के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपनी प्रगति के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए, वो अन्य स्थानों पर नौकरी करने के लिए जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सामाजिक और भौगोलिक गतिशीलता जो है वो नगरों में अधिक पाई जाती है। शिक्षा एवं संस्कृति के केंद्र भी माना जाता है नगरों को, क्योंकि बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान, अलग अलग विषयों में एक्सपर्टीज़ प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो भी संस्थान होते हैं वो सब हमें नगरों में देखने को मिलते हैं। कला, संगीत, चिकित्सा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, मशीन से संबंधित जो भी ज्ञान हमें प्राप्त करना है, उनसे संबंधित शिक्षण संस्थान जो है वो नगरों में अधिक पाए जाते हैं। राजनीतिक गतिविधियों के भी केंद्र माने जाते हैं नगर, क्योंकि सामान्यतः सरकारों के विभिन्न विभाग और कार्यालय नगरों में होते हैं। राजधानियों के अलावा भी जो अन्य नगर होते हैं उनमें भी इस प्रकार की बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वो हमें देखने को मिलती है। सुरक्षा व्यवस्था जो है नगरों की, वो गांव की तरह अनौपचारिक नियंत्रण पर आधारित नहीं होती, बल्कि पुलिस, गुप्तचर, जेल, कोर्ट, ये सारी व्यवस्थाओं के माध्यम से नगरों में नियंत्रण का कार्य किया जाता है। स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की सुविधाएं गांव की तुलना में नगरों में बेहतर होती है। चिकित्सा सुविधाएं, दवाएं वगैरह है, अलग अलग प्रकार के इलाज जो हैं वो हमें शहरों में अधिक मिलते हैं। इसके अलावा मनोरंजन के लिए सिनेमा, टेलीविज़न, संगीत, नृत्य के कला केंद्र, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम्स वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है वो नगरों में अधिक है। साथ ही साथ नगरों में आर्थिक विषमता भी बहुत अधिक पाई जाती है। गांव में हमने देखा था कि सामान्य स्तर होता है, लोगों का समान आर्थिक स्तर होता है, उनमें सब में एक जैसी जो तौर तरीके और रीति रिवाज हमें देखने को मिलते हैं। परंतु शहरों में आर्थिक विषमता बहुत अधिक है, यानी आर्थिक असमानता बहुत अधिक है। लोगों का जो आर्थिक स्तर है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। गरीब भी हैं, मध्यम वर्गीय लोग भी हैं और अमीर भी हैं, और उनके बीच में एक बहुत गहरी खाई हमें देखने को मिलती है। जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, गरीब व्यक्ति उसको भी पूरी करने में सक्षम नहीं हो पाता। तो ये नगर की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे गांव और नगर में निरंतरता या संबंध के बारे में। गांव और नगर में हमने बात की कि बहुत बड़ा अंतर भी है, बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट, अलग अलग प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र हैं। परंतु अगर गौर से देखा जाए तो ये
इनके मध्य होने वाली अंतःक्रिया के दो स्वरूप हैं। कई बार हमें ये कहना मुश्किल हो जाता है कि गांव कहाँ समाप्त होता है और नगर कहाँ प्रारंभ होता है। जैसे जैसे यातायात के साधनों का विकास हो रहा है, संचार के साधनों का विकास हो रहा है, गांव और शहर की जो कनेक्टिविटी है या कोरिलेशन जो है वो हमें पहले से बेटर देखने को मिल रहा है। वास्तविक जीवन में ग्रामीण अवस्था में और नगरीय अवस्था में ऐसा नहीं है कि कंप्लीट कोई गांव जो है वो ग्रामीण अवस्था में हो या नगर जो है वो पूर्णतः नगरीय अवस्था में हो। ग्राम्य नगर शब्द एक बहुत पॉपुलर शब्द बन गया धीरे धीरे। इसका सर्वप्रथम प्रयोग गाल्पिन ने किया था कि ऐसे नगर जिन पर गांव का प्रभाव है। तो हम ये देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट है कि कोई गांव सिर्फ गांव है या कोई नगर सिर्फ नगर है, उसमें बहुत अधिक परिवर्तन आ रहा है। ये एक आधुनिक प्रक्रिया है जो किसी भी ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र में देखी जा सकती है। ये एक ऐसी घटना है जो कि हमें अलग अलग अंशों में देखने को मिलती है। वर्तमान समय में किसी भी घटना को न तो पूर्ण रूप से हम ग्रामीण कह सकते हैं न नगरीय। समस्त ग्रामीण घटनाएं एक प्रक्रिया के रूप में कालांतर में नगरीय रूप भी धारण करती हैं। ग्रामीण नगरीय सातत्य या कंटिन्यूम या निरंतरता को जो विद्वान मानते हैं वो कहते हैं कि गांव एवं नगर के में अंतर मुख्यतः भौगोलिक, जनसंख्यात्मक और आर्थिक दृष्टि से इतने स्पष्ट नहीं है जितने सामाजिक दृष्टि से। सामाजिक दृष्टि से दोनों में भिन्नता भी पाई जाती है, परंतु धीरे धीरे जो उनकी इंटर रिलेशंस है या अंतर निर्भरता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है। बर्गल जो है वो कहते हैं कि नगर की सीमा के बाहर एक ऐसा विशाल क्षेत्र होता है जहां गांव और नगरीय परिवार इतने मिश्रित हो जाते हैं कि उनको नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र कहना नितांत असंभव है। इसी मिश्रित प्रदेश को ग्राम्य नगर कहा गया है। आपने देखा होगा शहर के बाहर, शहर के आसपास कुछ छोटे छोटे उपनगर विकसित हो जाते हैं जो न तो पूर्णतः नगर है न वो पूर्णतः गांव है। तो गांव और नगर के बीच में एक रिलेशनशिप हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। गांव के लोग जो हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने, नौकरी पाने, किसी व्यवसाय काम धंधे में लगने या खेती से रिलेटेड कुछ खरीदारी करने, अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राप्त करने, इन सब कार्यों के लिए शहरों पे डिपेंड होने लगे हैं या शहरों में उनका आना जाना बढ़ने लगा है। साथ ही साथ मीडिया और सिनेमा के प्रभाव से गांव जो है वो नगरीय संस्कृति से अब अछूते नहीं रहे हैं। उनका दिन प्रतिदिन का संपर्क और संबंध जो है वो आपस में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ नगर जो है वो भी बहुत सारी चीज़ों में गांव पर डिपेंड करते हैं। आपने जनरली देखा होगा कि नगर में रहने वाले, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग भी कुछ खास फेस्टिवल मनाने अपने गांव लौटते हैं, कुछ खास पूजा पाठ करने अपने गांव लौटते हैं, कुछ जो उनके देवी देवता या कोई धार्मिक स्थल होते हैं उन पे उन्हें विजिट करने या वहाँ पर जाने के लिए वो अपने गांव लौटते हैं। तो एक कंटिन्यूम दोनों तरफ से बना हुआ है। आपने देखा होगा नगर में बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग भी अब धीरे धीरे रिसॉर्ट्स में या ऐसे फार्म हाउस बनाकर रहना पसंद करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें वो भीड़ भाड़ और जो एक पोल्यूशन वाली जो संस्कृति है उससे मुक्त होकर वो प्रकृति के निकट, प्रकृति की छाँव में ग्रामीण तरीके से रहना चाहते हैं। तो दोनों तरफ से एक लेन देन की प्रक्रिया या आपस का गिव एंड टेक जो है वो हम कंटिन्यूसली देख सकते हैं, जहाँ पर कि गांव नगर से प्रभावित हो रहा है और नगर जो है वो गांव से प्रभावित हो रहा है। गांव जो है वहाँ पर भी औद्योगिकरण और आर्थिक सामाजिक विकास जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। यही कारण है कि गांव जो है वो अब पूर्णतः आत्मनिर्भर इकाई नहीं रहा है, बल्कि नगर से उसका जो कोरिलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ग्राम्य नगरीकरण के कारण नगरीय संस्कृति का भी विस्तार होता है। महानगरीय सभ्यता और संस्कृति अपना वर्चस्व तो स्थापित कर लेते हैं, परंतु कहीं ना कहीं गांव की संस्कृति का उस पर प्रभाव होता है। हमारे ग्रामीण मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज, लोक संगीत, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नगर में रहने वाले लोगों को गांव से जोड़े रखती है। तो कुल मिलाकर भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें तो ग्राम और नगर हालांकि दो बिल्कुल अलग अलग इकाइयां हैं
निवास स्थल की या भौगोलिक क्षेत्र की, परंतु उसके बावजूद उन दोनों के अंदर हम एक निरंतरता या आपसी संबंध हमेशा से देख सकते हैं। धन्यवाद।